हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ हर्टलेस प्रिंस का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। ये एफएफ मैंने 2023 में 10 सितंबर के दिन शुरू की थी और फाइनली ये एफएफ 1.5 साल बाद ख़त्म होने जा रही है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। डेट भी नहीं कह सकते, 1.5 साल से भी ऊपर हो चुका है इस एफएफ को चलाते हुए। तो आज इसका फाइनली लास्ट पार्ट आ रहा है, उसे शुरू करते हैं। विभूषण अपने कमरे में थोड़ा सा घबराया हुआ बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानता है कि उसका अल्फ़ा कितना ज़्यादा फियर्स है। और यहाँ पर जो लवांगची था वो जैसे तैसे करके बस अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि सच में उसे उन बोरिंग अल्फ़ा के बीच में बिल्कुल नहीं बैठना था और उसे विभूषण से मिलने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। हाँ, उसे अपने ओमेगा के साथ वो सब भी करना था, लेकिन उससे पहले उसे उससे मिलना था, उसे जी भर के देखना था, क्योंकि उस घूंघट के पीछे वो आज विभूषण का चेहरा नहीं देख पाया था। इसलिए वो अपने ओमेगा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था और पागल हो रहा था। उसके कदम तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उसके साथ साथ उसे पीछे छोड़ने आने वाले जो लोग थे वो भी तेज़ी से चल रहे थे, क्योंकि वो अब एम्परर बन चुका था और उसके साथ पैलेस के गार्ड्स भी रहा करते थे। शुयंग भी लवांगची के साथ साथ चलकर आ रहा था और उसने अपने हाथ में दूध का गिलास भी थामा हुआ था। वो बार बार कह रहा था, हेंगुनजुन थोड़ा धीरे चलिए, ये सब सोचेंगे कि आप कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं। हेंगुनजुन को किसी चीज़ की नहीं पड़ी थी और वो और तेज चल रहा था। यहाँ पर शुयंग कहता है, क्या आफत है, इनसे तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर उसे कोहनी मारते हुए शोशी कहता है, हाँ हाँ क्यों होगा, उनको ओमेगा जो है फेटेड ओमेगा, तेरी और मेरी तरह नहीं कि सदैव सिंगल रहेंगे। शोयंग मुंह बनाता है और जल्दी जल्दी से हेंगुनजुन को दूध का गिलास देता है और कहता है, अंदर जाने से पहले फटाफट इसे पी लीजिए। हेंगुनजुन उस दूध के गिलास को पीता है, क्योंकि उसके अंदर शिलाजीत मिली हुई थी, यानी कि रोमांस और भी ज़्यादा तगड़ा हो। हेंगुनजुन फटाफट उसे पीकर अब अंदर की तरफ चल गया था। बाहर जो जियांग शिनशिन खड़ी हुई थी वो हेंगुनजुन को अंदर आते ही फटाफट झुक गई थी और प्रणाम कर रही थी। उसके बाद दरवाज़ा खोलकर हेंगुनजुन अंदर चला गया और यहाँ पर शिनशिन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। यहाँ पर जियांग शिनशिन को देखकर मुस्कुराते हुए लैन जो शुष्य था वो बोला, तुम क्या यहाँ पर सारी रात खड़ी रहोगी क्या? जाओ यहाँ से, पैलेस की गाड़ियाँ खड़े रहेंगे, जाओ जाके आराम कर लो। यहाँ पर जो पैलेस के गार्ड थे जिनकी अब ड्यूटियों का टाइम आया था, वो इस महल की चारों तरफ से सुरक्षा कर रहे थे। उसके अलावा जैसे ही लवांगची अंदर गया, उसे विंग के मीठे मीठे फेरोमोन्स यहाँ पर नाक में आ रहे थे, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद ही धीरे धीरे करके विंग के पास जा रहा था। विंग जो कि लाल पर्दे में, मतलब लाल घूंघट में बैठा हुआ था, उसके हाथ उसके रोप्स को कसकर पकड़े हुए थे। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया था जब उसे अपनी वर्जिनिटी को खोना होगा। इस बार विंग का कोई टेस्ट नहीं किया गया वर्जिनिटी का, जैसे कि जंगछा का किया गया था, क्योंकि लवांगची ने ऑलरेडी सबको मना कर दिया था कि अब ये बकवास टेस्ट किसी भी ओमेगा के लिए नहीं रखे जाएंगे, स्पेशली उसके ओमेगा के लिए तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए उसने ये टेस्ट रखने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि विंग और उसके बीच अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसको ओमेगा तो वैसे ही वर्जन होगा। इसलिए वो विभूषण के जब पास जा रहा था तो उसके दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी, बढ़ गई थी। अब वो जैसे ही पास गया तो उसने सबसे पहले विंग का घूंघट हटा दिया था पास में रखी हुई एक छड़ी से, और जैसे ही उसने विंग के चेहरा देखा तो वो और भी ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि विंग के चेहरे पे बहुत सारी चीज़ें की गई थी। वो आम दिन में जितना खूबसूरत लग रहा था, आज उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। स्पेशली उसके सिर पे जो गोल्ड के इतनी सारी पिन्स लगी हुई थी, उसके माथे पे लाल कलर के रंग से एक अजीब सा डिज़ाइन बनाया गया था, जो कि तब की एम्प्रेस अपने अपने एम्परर को रिझाने के लिए बनवाती थी, और ये उनका एक यूनिक सिंबल बन जाता था। उसके अलावा उसके जो चीक्स थे उन पर एक पर्ल को भी पेस्ट कर दिया गया था। वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए उस पर्ल को अपने चीक पे लगाए हुए था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर लवांगची जैसे ही अपने हाथ की उंगली से विभूषण की
ठोड़ी को ऊपर करते हुए, उसकी चिन को ऊपर करते हुए देखता है तो वो तो बिल्कुल पागल ही हो गया था, क्योंकि वेवोशन की आंखें इस वक्त और भी ज़्यादा स्पार्कलिंग कर रही थी, एकदम सिल्वर हो गई थी, क्योंकि लवांगची ने जो शीला जीत ली थी ना, उसकी वजह से उसके फेरोमोन्स यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे, यहाँ पर सारी हवा के अंदर फैल गए थे, जिसकी वजह से वेवोशन की सांसें अब ऊपर नीचे होना शुरू हो गई थी। उसकी सांस अब हल्की हल्की भारी होने लगी थी। उसका दिल तेज़ी से धक 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 करके धड़कने लगा था। उसके माथे पे हल्का हल्का पसीना आ रहा था, क्योंकि वो अरोज्ड हो चुका था, जिसकी वजह से लवांगची ने जब उसे देखा तो पास में पड़े एक खजूर को पहले धीरे से अपने पास लाया और फिर अपने होठों से किस करते हुए उस खजूर को उसने खाया, और फिर अपना छोटा खजूर विभूषण के होठों के पास लेकर गया। विभूषण ने पहले उस खजूर को हल्का सा लिक किया और फिर लवांगची की आंखों में आंखें डालकर उस खजूर को खाने लगा। विंग के होठों पे खजूर का, चिपचिपे खजूर का थोड़ा थोड़ा रस भी लग रहा था और लवांगची उसे देख रहा था। फिर उसने विंग को जब पूरा खजूर खिलाया और उसके बीज को पास की ही टेबल पर रख दिया, फिर उसने तुरंत ही अपनी एम्प्रेस को अपनी बाहों में लेकर खड़ा किया और उसी खजूर के मीठे मीठे हिस्से जो उसके एम्प्रेस के यानी कि विंग के होठों पे लगे हुए थे, उसे तुरंत ही चूमना शुरू कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को अब पहले तो सिंपल तरीके से चुंबन किया, क्योंकि वो छोटे छोटे किसेस थे, और फिर धीरे धीरे उन दोनों के हाथ सरकते हुए बाजू से सीधा सीधा एक दूसरे के सिर के पीछे चले गए थे, और फिर एक दूसरे के बालों को पकड़कर इस चुंबन की गहराई को धीमे धीमे बढ़ा दिया। पहले तो सिर्फ वो एक दूसरे के ऊपर के होठों को किस कर रहे थे और कभी नीचे के होठों को, लेकिन धीमे धीमे ये गति बढ़ने लगी और वो एक दूसरे के जीभ के साथ भी एक छोटी सी लड़ाई करने लगे, एक छोटा सा युद्ध कि किसकी डोमिनेंसी किसके साथ ज़्यादा होगी, और इस किस में वो किस भयंकर तरीके से हो रहा था। और दोनों ने ही अब धीमे धीमे किस करते करते ही एक दूसरे के बालों में से पिन हटा दी। उसने विभूषण ने सबसे पहले राजा के चिन के नीचे अपने हाथों को सरकाते हुए उसका जो इतना बड़ा सिर पे राजा का मुकुट था उसे खोलना शुरू किया, और फिर धीमे धीमे उस मुकुट को उतार कर पास में ही रख दिया। विभूषण के सिर में इतनी सारी पिनें लगी हुई थी, तब लवांगची ने उस किस को कम करते हुए, उसके गालों पर किस करते हुए, उसकी नेक पे किस करते हुए अपने हाथों से उसके बालों में से एक एक पेन को अपने हाथों से निकालने लगा। बहुत सारी पिनें लगी हुई थी। लवांगची भी उन पिन को निकाल रहा था और विभूषण भी। लवांगची अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हुए विभूषण की लेफ़्ट साइड की सारी पिनों को निकाल रहा था, और विभूषण अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करते हुए अपने सिर की सीधी साइड की सारी पिनों को निकालने लगा। और कुछ ही देर में दोनों के बाल, लंबे काले घने बाल, उनकी कमर पर लहरा रहे थे। दोनों ही आंखें जैसे शराब के पैमाने के नशे से भर चुकी हों, एक दूसरे को देख रही थी। एकदम नशीली आंखें जो एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहती हों। फिर अब लवांगची ने विभूषण के अपर रोप्स को उतारा, पास के ही लकड़ी की चीज़ पर रख दिया था जहाँ पर वो रोप्स अपने अपने टांगा करते थे, और फिर विभूषण ने भी लवांगची के अपर रोप्स को उतारने में मदद की, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, और उसे लकड़ी के दूसरे खांचे पर टांग दिया। फिर धीमे धीमे करके दोनों ने एक दूसरे की बेल्ट को 1 2 3 ऐसे उंगली फहराते हुए एक दूसरे की वेस्ट पर लेकर गए, और फिर एक दूसरे को जकड़कर अपनी बाहों में आगे खींचते हुए दोनों ने एक दूसरे की पीठ पर अपने हाथ ले गए थे, एक दूसरे को आलिंगन में लेते हुए और गहराई से चुंबन करते हुए उन्होंने एक दूसरे की वेस्ट,
बेल्ट को खोलना शुरू कर दिया था, यानी कि कमरबंद को खोलना शुरू कर दिया था। और फिर धीमे धीमे दोनों का ही कमरबंद जब खुल गया तो उन्होंने अपनी किस को रोका, एक दूसरे से अलग हुए और वो सोने से जड़ा हुआ कमरबंद जो कि कपड़े पे नक्काशी, धागे और पतासे बने हुए थे, उन सब को उठाकर एक साइड रखा। फिर उन्होंने अपने एक एक रोब की लेयर को सेक्सी तरीके से खोला। जब वो रोब की लेयर खोल रहे थे तो वेवोशन लवांगची को उस रोब से ही अपनी तरफ खींचता, उस छोटे से धागे से ही, और लवांगची भी वेवोशन को इसी तरीके से सिड्यूस करते हुए अपनी तरफ खींचते हुए उसके कपड़ों को खोलता। एक एक करके उनका सभी जोड़े, पहले लाल, फिर सफ़ेद, फिर पतली सी जो कपड़े की लेयर थी वो भी ज़मीन पर गिर रही थी। और फिर उन दोनों ने अपने अपर रोब सारे के सारे उतार दिए थे और ये टाइम उनके फेरोमोन्स का और भी ज़्यादा निखर कर इस हवा में घुलने का जैसे हो गया था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अब बहुत बुरी तरीके से चुंबन करना शुरू कर चुके थे। लवांगची ने विंग की कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और किस करना शुरू कर दिया और अपने हाथों को विंग ने जो ट्राउज़र पहने हुए थे उसके अंदर से अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों छोटे छोटे बट्स को पकड़कर, हिप्स को पकड़कर प्रेस करना शुरू कर दिया, हल्का हल्का दबाना शुरू कर दिया। विंग की माइनिंग निकल रही थी। लवांगची जानबूझकर उनके उस छोटे छोटे नितंबों को दबाए जा रहा था और फिर उसी में अपनी फिंगर्स को हल्का हल्का डीप ले जाकर उसे माइनिंग करने पे मजबूर कर रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा था, जिसकी वजह से विंग की हालत और भी ज़्यादा पतली हो रही थी, क्योंकि अब इस वजह से उसका चिकनाहटपन उसके शरीर ने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था और वो भी काफ़ी ज़्यादा अराउजल महसूस करने लगा था। और लवांगची आगे की तरफ से अपने कड़क कठोर जिस्म के उस हिस्से को वेवोशन के उस छोटे से कठोर हिस्से के साथ रगड़ रहा था, जिससे वेवोशन और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। अल्फ़ा का इतना कठोर चीज़ों को देखकर वो डर रहा था कि आखिर उसने पहले तो कभी रोमांस किया ही नहीं और अगर अब कुछ हुआ तो वो कैसे झेलेगा। ये तो काफ़ी कठोर है, बड़ा है, उसको तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था ना, इसलिए वो घबरा रहा था। लवांगची उसके घबराहट को समझ रहा था, इसलिए उसके किस को आराम से हटाते हुए फिर वो पीछे की तरफ गया और उसने एक ही झटके में वेवोशन के ट्राउज़र में से अपने हाथों को निकाला और फिर उसने अपने हाथों से ही वेवोशन के ट्राउज़र का नारा खोल दिया, जिसकी वजह से वेवोशन का ट्राउज़र अब उसके पैरों में खुलकर गिरने वाला था कि लवांगची ने उसे एक ही झटके में पकड़ा और उसकी टांगों से सीधा नीचे उतार दिया और लवांगची इस बीच झुक गया। और जैसे ही वो झुका उसने अपने सामने वेवोशन के उस छोटे से कठोर चीज़ को देखा। फिर वेवोशन थोड़ा घबराया, उसने अपनी कठोर चीज़ को छुपाने की कोशिश की, पर लवांगची ने तुरंत ही कहा, अपने हाथों को हटाओ। वेवोशन ने शर्माते हुए कहा, नहीं। लवांगची ने कहा, अपने हाथों को हटाओ। वेवोशन ने कहा, नहीं। लवांगची ने कहा, अगर नहीं हटाया तो याद रखना रात भर तुम्हारी चीख निकलवा दूंगा। वेवोशन ने चुपचाप उन हाथों को पीछे किया और लवांगची ने अब उसके वो छोटे से कठोर हिस्से को देखकर उसे अपने हाथों में लिया और सहलाना शुरू किया। वेवोशन, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, जैसे मानो किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया हो। बिल्कुल ऐसे ही उसके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी और उसके सांसें भी कभी ऊपर कभी नीचे। और लवांगची अपने हाथों से उसके हिस्से को, उस कठोर हिस्से को बार बार ऊपर नीचे कर रहा था। उसके चेहरे पे एक स्मित थी और फिर उसने हल्के से उस हिस्से को चुंबन करते हुए प्लेजर देना शुरू किया। वेवोशन की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, ये क्या कर रहा है? लवांगची उसे ऐसी जगह किस क्यों कर रहा है? लेकिन लवांगची ने किसी चीज़ का बिल्कुल शर्म नहीं की, बल्कि अपने हाथों को वेवोशन के
बैक साइड ले जाकर उसके हिप्स को पकड़ते हुए उन्हें मसलते हुए अब और भी ज़्यादा उसे ओरल तरीके से प्लेजर देना शुरू कर दिया। विभूषण ने अपने होठों को अपने दांतों के बीच ज़ोर से काटा। लवांग जी उसे इतना ज़्यादा प्लेजर दे रहा था ना, उसने अपने हाथों से लवांग जी के उन सुनहरे बालों को पकड़ लिया और तेज़ी से अपनी गतिविधि को अंजाम देने लगा। और फिर इसी तरीके से उसकी टांगें कांपना शुरू हो गई थी, क्योंकि पूरी तरीके से वह चढ़ गया था। और लवांग जी अब उससे थोड़ा सा पीछे होते हुए अपने लिप्स को लिक करता है। विभूषण ने कहा, तुम इसे थूको, ये ठीक नहीं है। तब लवांग जी ने अपने लिप्स को लिक करते हुए कहा कि क्यों? और फिर वो खड़ा हो गया। फिर उसने अपने ट्राउज़र के नाड़े को धीरे धीरे करके खोल दिया और लवांग जी के कठोर हिस्से को देखकर विभूषण तुरंत ही डर गया। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। लवांग जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? देखो ना। और उसने विभूषण के एक हाथ को पकड़ा और अपने कठोर हिस्से पे फहराते हुए कहा, तुम अभी से इतना डर गए? सोचो, जब ये एक छोटी सी गुफा के अंदर जाएगा तब तुम्हारा क्या होगा? विभूषण ने लवांग जी के एब्डोमेन्स में उसके जो एब्स निकले हुए थे वहाँ पर ऐसे हल्का सा मारते हुए कहा कि बकवास मत करो। लवांग जी ने विभूषण से पूछा कि क्यों, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? विभूषण ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लवांग जी ने कहा, बोलो मुझे। उसने विभूषण के बालों को ज़ोर से पकड़ा, अपनी तरफ उसे किया और उसके होठों पर किस करते हुए कहा कि बताओ मुझे। नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विभूषण ने उसके कठोर हिस्से को टाइटली अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा कि चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। लवांग जी ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर की तरफ ले चला। लवांग जी ने अब धीमे धीमे पास में पड़े हुए तेल को अपने हाथों में लिया और फिर धीरे धीरे विभूषण को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। दोनों की आंखों ने एक दूसरे को देखना छोड़ा नहीं था। लवांग जी मुस्कुराकर विभूषण से कहता है कि वाओ, तुम बिना कपड़ों के कितने खूबसूरत लग रहे हो। विभूषण ने लवांग जी से कहा कि तुम शेमलेस हो, बेशरम। लवांग जी ने कहा कि क्यों, मैं क्यों बेशरम हूँ? मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, अब मेरा हक है तुम पे और अब तो मैं तुम्हें रोज़ देख सकता हूँ। विभूषण ने कहा कि रोज़ क्यों, हम रोज़ थोड़ी करेंगे। लवांग जी ने कहा कि तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी रातें अकेले अपने कमरे में बिताऊंगा? उसने तुरंत ही विभूषण की दोनों टांगों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अब धीरे धीरे अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए विभूषण के बॉडी के लोअर पार्ट पे अपनी कठोरता को रगड़ने लगा। विभूषण के मुंह से म्यानिंग निकलने लगी, लेकिन वो अभी भी डरा हुआ था। लवांग जी जानबूझकर नीचे के हिस्से पे अपनी कठोरता को रगड़ता और फिर दूर कर लेता, जिसकी वजह से विभूषण में एक तड़प सी जाग उठी थी। वो बार बार सोचता कि अब कुछ होगा, लेकिन लवांग जी उसके साथ खेल रहा था। एक बार भी उसे वो एहसास नहीं दे रहा था जो एक ओमेगा को अपने अल्फा से चाहिए था। इसलिए विभूषण ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो चले जाओ यहाँ से। लवांग जी ने कहा, पर तुम्हें तो दर्द होने वाला था। विभूषण ने कहा, अगर अब तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया ना लवांग जी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। लवांग जी ने तुरंत ही अपनी कठोरता को हल्का हल्का विभूषण में करते हुए बोला कि अच्छा, देखता हूँ तुम मुझे कल सुबह से पहले इस कमरे से कैसे निकालते हो। और फिर उसने उसकी दोनों टांगों को अपनी हाथों में पकड़कर विभूषण के पूरे शरीर को अपने नीचे झटके से खींच लिया और फिर उसके ऊपर आकर उसकी हल्के हल्के चेस्ट के एक निपल को अपने मुंह में लेकर सक करते हुए बोला कि आई एम योर अल्फा, कॉल मी, आई एम योर अल्फा। विभूषण कहने लगा, यू आर माई अल्फा लवांग जी, यू आर माई अल्फा। और लवांग जी ने अब धीरे धीरे अपनी कठोरता को इंच बाय इंच विभूषण को महसूस कराना शुरू कर दिया। और जैसे ही एक एक इंच
उसे अपने शरीर में महसूस होता, तब तब उसकी सांसें तेज हो जाती। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेता और लवांगची एक एक झटके के साथ हर इंच को अंदर डालता, जिसकी वजह से विभूषण के माथे पे पसीना भी आता और उसे दर्द भी होता। वो अपने होठों को भी काटता और वहाँ पर लवांगची उसके एक एक करके दोनों निपल को भी अपने मुंह में लेके सक करता, फिर कभी उन पे बाइट करता, फिर कभी कभी उसके हिप्स को पकड़कर ज़ोर से एकदम झटके के साथ सब चीज़ों को उसके अंदर तक टक से टक और आह से आह बचाकर पूरे अंदर घुसाती थी। और फिर अब धीमे धीमे वो हिल हिल कर अपने हिप्स को हिलाकर अपनी गतिविधियों का मज़ा ले रहे थे। विभूषण के लिए पहले तो सब कुछ दर्द से भरा हुआ था। उसने अपने हाथों में अपने बिस्तर की चादरों को कसा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर की जो उंगलियां थी जो ज़ोर से बंद थी वो धीरे धीरे महसूस करने लगी। और फिर वो झटके जो उसे पहले दर्द दे रहे थे वो प्लेजर में बदलने लगे और विभूषण के माथे पे हल्का हल्का पसीना आने लगा। और अब वो वांगजी से कहने लगा, धीरे से नहीं, ज़ोर से, ज़ोर से, आई वॉन्ट मोर अल्फ़ा, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, यू आर माइन, माइन हेंगुन चुन। और लवांगची उसकी सडक्टिव आवाज़ों को सुनकर और भी ज़्यादा तेज़ी से अपनी गतिविधि को अंजाम देने लगा। उसने ओमेगा की दोनों टांगों को अपने शोल्डर पे लिया और ज़ोरदार तरीके से ऐसा ऐसा झटका दिया कि ओमेगा का पूरा रोम रोम हिल गया था, जिसकी वजह से वो पहली ही बारी में अपने अपने मुंह से अपने हाथों की उंगलियों को काटते हुए ज़ोर से चिल्लाकर बोला, आह वाह लवांगची, यू आर बीस्ट। और ऐसे बोलते ही दोनों ने अपनी गतिविधियों को और भी ज़्यादा तेज कर दिया था, जिसके बाद लगभग 10 मिनट के बाद लवांगची ने विभूषण के अंदर ही सब कुछ कर दिया था। उन्होंने कोई प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था और फिर वो विभूषण के ऊपर गिर गया। अभी भी उन दोनों की निचली बॉडियाँ कनेक्ट थी। उसने विभूषण के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा कि सॉरी, फर्स्ट राउंड था ना, पहली बार ज़िंदगी में कुछ कर रहा था, पर अगला राउंड इतना बड़ा चलेगा कि तुम कहोगे कि बस करो ना। विभूषण ने कहा कि मैं तो महसूस करना चाहता हूँ तुम्हें, तब तक जब तक तुम नहीं थक जाते। और फिर कुछ देर विभूषण के ऊपर लेटने के बाद जब लवांगची फिर से अरोज़ महसूस कर रहा था, उसने विभूषण की लोअर बॉडी से खुद को अलग किया और फिर तुरंत ही बिना कुछ बोले ही विभूषण को पलट दिया। विभूषण ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। लवांगची ने बैक साइड से अपनी कठोरता को विभूषण के फिर से महसूस कराते हुए हल्का हल्का धीमे धीमे एक झटके के साथ ही उसके ऊपर आते हुए कहा कि दोबारा प्यार नहीं करना चाहते क्या। फिर उसने विभूषण को हल्का सा बिस्तर की तरफ झुकाया, उसके बालों को हल्का सा मोड़ कर अपने बालों को हाथों में पकड़ा और ज़ोर से झटका देते हुए कहा कि वाह, इस पोजीशन में तुम्हारे हिप्स कितने ज़्यादा सेक्सी लग रहे हैं। फिर उसने विभूषण के नितंब पर एक ज़ोरदार हल्का सा स्पैंक करते हुए कहा कि अमेजिंग, देखो कैसे कैसे हिल रहे हैं। विभूषण ने कहा, मुझे शर्म आ रही है हेंगुन, नो स्पैंक। हेंगुन ने फिर से स्पैंक किया और फिर से करारा झटका दिया, जिसके बाद विभूषण की मॉर्निंग की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी। दोनों इस पोजीशन में 5 मिनट तक रोमांस करने के बाद एक दूसरे से अलग हुए। लवांगची ने विभूषण को गोद में उठाकर पास के ही एक चेयर पर ले गया। फिर वो उस चेयर पर बैठा और विभूषण को भी चेयर पे अपने ऊपर बैठने के लिए कहा। और जैसे जैसे विभूषण उसकी गोद में उसके तरफ चेहरा कर कर बैठ रहा था, वैसे वैसे उसकी कठोरता विभूषण के जिस्म के अंदर धीमे धीमे गति से जा रही थी। फिर उसने विभूषण की टांगों को दोबारा से अपने कंधों पर रखा, जिसकी वजह से विभूषण के मुंह से माइनिंग निकल रही थी। ये बहुत क्लोज था। उसने विभूषण को कहा,
मेरे गले में अपने हाथों को डालो। विभूषण ने उसके गले में अपने हाथों को डाले, उसके कंधों पर अपनी टांगों को रखा हुआ था और लवांगची ने यहाँ पर विभूषण को उसके हिप से पकड़ते हुए फिर से अपनी गतिविधि को शुरू कर दिया था और दोनों नॉन स्टॉप उस गतिविधि को किए ही जा रहे थे। विभूषण लवांगची दोनों पसीनों से भर चुके थे, लेकिन वो एक दूसरे से हट ही नहीं रहे थे। दोनों एक दूसरे को मैसी किस कर रहे थे, दोनों के बाल खुले हुए थे और उनकी गतिविधि की आवाज़ें दूर दूर तक जा रही थी, क्योंकि उनकी स्किन एक दूसरे से टकरा रही थी और एक अराउजल वाला साउंड पूरे कमरे में गूंज रहा था। टक टक की आवाज़ें, छप छप की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। और फिर लवांगची ने विभूषण की अंदर के गर्भ को नोट कर दिया था। उन दोनों के बीच में दोनों राउंड में नोटिंग हो गई थी। फिर लवांगची ने विभूषण को अपनी बाहों में ही उठाकर बिस्तर पर लाया। दोनों की निचली बॉडियां अभी भी कनेक्टेड थी। लवांगची ने विभूषण के ऊपर आते हुए विभूषण ने अपनी टांगों को लवांगची की वेस्ट पे बांध लिया था और लवांगची ने कहा कि बी रेडी। विभूषण ने कहा कि अभी तो सेकंड राउंड हुआ है। लवांगची ने कहा इसलिए नहीं, और फिर तुरंत ही उसने विभूषण के कंधे पर अपने दांतों को गड़ाते हुए जोर से राइट कंधे पर एक मार्क दिया। विभूषण और लवांगची की बॉडी नीचे से कनेक्टेड थी, नोटिंग हो चुकी थी, और ये बाइट, ओ माय गॉड, अल्फा ने उसे मार्क कर दिया और विभूषण की सांसें अटकी हुई थी, उसे दर्द हो रहा था। और फिर जब अल्फा पीछे हटा तो हल्का सा उसके कंधे पे खून लगा हुआ था। लवांगची ने उसके खून को लिक करते हुए कहा, तुम्हारा खून भी बहुत मीठा है। विभूषण ने कहा, यू ब्रेट। लवांगची ने अब अपना कंधा दिखाते हुए कहा कि मेरा ये नॉटी ओमेगा मुझे मार्क नहीं करेगा। तुरंत ही विभूषण ने अपने दांतों को निकाला और लवांगची को भी जोरदार बाइट करते हुए पूरा का पूरा उसे मार्क कर दिया और फिर अपने अल्फा के ब्लड को हल्का सा लिक करते हुए बोला कि तुम्हारा ब्लड मीठा नहीं, बहुत ही नमकीन है। यहाँ पर लवांगची ने हंसकर कहा कि नहीं, मेरा ब्लड नमकीन भी नहीं, मीठा भी नहीं, बल्कि मेरा ब्लड तो फौलादी है, बहुत गर्म, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ। और अब वो दोनों थर्ड राउंड के लिए तैयार हो गए थे। लवांगची ने विभूषण से कहा कि मुझे थर्ड राउंड बोरिंग नहीं चाहिए। विभूषण ने कहा तो तुम क्या करना चाहते हो? उन्होंने अब अपनी अपनी पोजीशन चेंज की। विभूषण को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि पहले वो लोग 69 पोजीशन में थे। फिर उन्होंने एक दूसरे को अपने चेहरे से हल्का हल्का प्रेशर दिया और फिर अब वो दोनों ही, विभूषण लवांगची की तरफ पीठ करके लवांगची के ऊपर ही बैठ गया था। लवांगची ने उसके हल्के हल्के हिप्स को पकड़ा और धीमे धीमे उसे खुद पर बैठते हुए अपनी कठोरनेस को उसके अंदर हल्का हल्का सरकाते हुए कहा कि इस पोजीशन में तुम कितने सही लग रहे हो। उसने तुरंत ही विभूषण के हाथों को अपनी तरफ पकड़ा और उसने विभूषण को इसी पोजीशन में अपनी टांगों को हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए फोल्ड करके अपने रोमांस को जारी किया। विभूषण इतनी बुरी तरीके से अपनी चिपचिपाहट को अपनी बॉडी में से निकाले जा रहा था कि लवांगची के लोअर पार्ट पूरा उसकी चिपचिपाहट से भरा हुआ था और इसी तरीके से वो रोमांस कर रहे थे। विभूषण की मॉर्निंग की आवाज़ें, अल्फ़ा, नहीं अल्फ़ा, अल्फ़ा, मोर, इस तरह से पूरे कमरे में गूंज रही थी। और सुबह तक उनके कमरे से यूं ही आवाज़ें आ रही थी। बेचारे जो अल्फ़ा बाहर खड़े ड्यूटी दे रहे थे, उन लोगों का भी मूड अपने अपने पार्टनर के साथ रोमांस करने का हो गया था, पर अफसोस वो सभी लोग सिंगल थे। लेकिन यहीं दूसरी तरफ एक और कहानी थी। सारे हेंगवेंजन की शादी का जितने भी गेस्ट आए थे, उन सभी को विदाई देने के बाद अपने अपने कमरों में ब्लेन शिजन और हमारे शुयंग, शूशे और बाकी के जितने भी ट्रस्ट करने वाले गार्ड थे ना, उन सब के अलावा बाकी सारे तो चले गए थे, लेकिन वो लोग अब धीरे धीरे अपने अपने क्वार्टर्स की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और अब बेचारा शुयंग,
जो कि हेंगवन जुन को छोड़ने के बाद दोबारा से पार्टी में गया था और फिर सबके लिए कुछ ना कुछ करे जा रहा था, सबकी मदद कर रहा था। उसे शिचैन कितने सारे काम कर रहे थे, फिर उसे सारे गेस्ट को भी विदा करना था और उसके बाद वो थक चुका था। वो अपने कमरे में जाते जाते ही अपने सीधा वेस्ट बेल्ट को खोल रहा था, क्योंकि सच में वो बहुत टूटा हुआ था उसका पूरा शरीर। उसने जाते ही पहले तो अपने हाथों की चीज़ों को खोलना शुरू कर दिया था और अपनी वेस्ट बेल्ट को उतारना शुरू कर दिया। उसने जैसे अपने कमरे का दरवाज़ा खोला ना, उसे वो तो भूल ही गया था कि उसके कमरे में क्या सीन है। वो तो सीधा अपने कपड़ों को उतारता है, अपने ऊपर के रोब्स को उतारता है। उसे अपने कमरे में बहुत मीठी मीठी खुशबू तो आ रही थी, पर वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो सीधा अपने कमरे में कपड़ों को उतार कर सीधा बिस्तर पर लेट गया। उसने सिर्फ इनर ट्राउज़र और इनर शर्ट ही पहनी हुई थी। शर्ट भी उसने तुरंत ही उतार कर पटक दी थी, क्योंकि गर्मी हो रही थी और अब वो बस ट्राउज़र में था। अपने बिस्तर पर जैसे ही वो लेटा ना, अचानक से उसे किसी का हाथ अपने ऊपर आता हुआ दिखा। वो हक्का पक्का रह गया। उसने उस इंसान के हाथ को ज़ोर से पकड़ा, लेकिन तभी उसके लिप्स को किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने लिप्स से कैप्चर कर लिया था। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शुयंग बेचारा अपने कमरे में ही नी हसिंग को छोड़कर चला गया था। नी हसिंग ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। इतना ज़्यादा वो कभी कभी शराब में धुत रहता था कि वो अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाता था, और जिसकी वजह से उसकी हीट ट्रिगर हो गई थी। शुयंग को किस करने के बाद शराब के नशे की वजह से उसकी हीट जो थी वो ट्रिगर हो रही थी, और उसने कभी अपनी हीट को हमेशा ही दबा कर रखा था, जिसकी वजह से उसके जो फेरोमोन्स थे ना, वो कभी भी डोमिनेटिंग नहीं था। तो उसके फेरोमोन्स भी कभी डोमिनेटिंग नहीं थे, बिल्कुल माइल्ड से थे। इसलिए शायद कभी कोई अल्फ़ा उसकी तरफ आकर्षित महसूस नहीं करता था। और इस कमरे में भी जब शुयंग आया तो उसे बहुत माइल्ड सी ही फ्रेगरेंस आई, क्योंकि वो डोमिनेटिंग नहीं था, तो उसके जो फेरोमोन्स थे वो भी इतने डोमिनेटिंग नहीं थे। और यहाँ पर जब शुयंग उसे छोड़कर चला गया था, तो उसने धीरे धीरे करके गर्मी की वजह से अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया था, क्योंकि ना ही उस वक्त पंखे होते थे, ना ही उस वक्त कुछ चीज़ें होती थी। तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी, और शराब की वजह से वैसे इंसान को बहुत गर्मी लगती है, घुटन होती है। तो उसने सिर्फ अपने इनर कपड़े ही पहने हुए थे, जहाँ पर उसने आखिरी टाइम अपने इनर रोब्स को भी उतार दिया था और बस ट्राउज़र्स ही पहने हुए थे। लेकिन जैसे जैसे उसे अपनी हीट महसूस हो रही थी, उसने अपने ट्राउज़र्स को भी उतार कर फेंक दिया था और अपने हाथों से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जब उसे दरवाजे की आहट सुनाई दी थी, वो चुपचाप एक साइड दुबक गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोंगलिन कमरे में आया हो। उसका दिमाग सिर्फ अभी सोंगलिन को ही सोचता था, इसलिए वह चुपचाप एक साइड सो गया या कहूँ कि सोने की एक्टिंग करने लगा। और जैसे ही यहाँ पर उसे ऐसा लगा कि सोंगलिन बिस्तर पर आ गया है, उसने तुरंत ही ये सिल्फा की खुशबू में इसे पकड़ लिया। और अब शुयंग और नी हसिंग बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे। शुयंग तो भूल ही गया था कि वह नी हसिंग को अपने कमरे में छोड़ के गया था। उसे लगा कि शायद नी हसिंग चला गया होगा, क्योंकि उसका कमरा बाहर से बंद करके जो बाकी के गार्ड थे वो चले गए थे। उन्हें लगा कि सोंगलिन का कमरा खुला है, चलो बाहर से बंद कर देते हैं। इसलिए उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अंदर नी हसिंग होगा। नी हसिंग, जिसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने थे, वो धीरे धीरे करके अब सोंगलिन के ऊपर आकर बैठ गया और उसने अपने लोअर पार्ट को शुयंग के लोअर पार्ट से रब करना शुरू कर दिया। शुयंग और भी ज़्यादा बेचैन हो रहा था। यहाँ पर एक तो उसे ये उम्मी का चुंबन किए जा रहा था, और दूसरी बात उसके लोअर पार्ट, जो कि ऑलरेडी इस वक्त उसकी बॉडी एग्जॉस्ट थी, वो अचानक से मूवमेंट में आ गई। ये ओमेगा के हल्के हल्के स्वीट से फेरोमोन्स इस कमरे में थे, और ये ओमेगा बिना कपड़ों के था। जब शुयंग ने नी हसिंग के बॉडी पर उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, तो उसका हाथ इस ओमेगा की सॉफ्ट स्किन से टच हुआ और उसे एहसास हुआ कि इस ओमेगा ने कपड़े ही नहीं पहने हैं, क्योंकि उसका हाथ पहले उसकी थाइस पे गया और जैसे ही वो उसके हिप से उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, तब इस ओमेगा ने अपने हिप्स को रगड़ना शुरू कर दिया था उसकी कठोरनेस पे। और उसकी कठोरता पे रगड़ते हुए वो मोयनिंग की आवाज़ें निकाल रहा था। अब उसने तुरंत ही अपने हाथों से
शुयंग के बालों को कसकर पकड़ा और उसे चुंबन करना शुरू कर दिया। शुयंग पहले तो चुप था, उसे हटा रहा था, लेकिन अब वो भी यहाँ पर इस ओमेगा को किस करना शुरू हो गया था। वो दोनों एक दूसरे को घमासान तरीके से चुंबन कर रहे थे। तभी उस ओमेगा ने अपने एक हाथ से शुयंग के पजामे के नाड़े को खोल दिया और फिर उसने तुरंत ही शुयंग की चेस्ट को किस करना शुरू किया। शुयंग के चेस्ट के निप्पल को सक करने लगा। शुयंग की मॉर्निंग की आवाज़ें थी। शुयंग ने कहा, नहीं, कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से। तभी ओमेगा ने तुरंत ही उसके ट्राउज़र को भी उतार कर उसके घुटनों तक करके उसके ऊपर बैठा और धीमे धीमे अपने हाथों से उसकी कठोरता को सहलाने लगा। शुयंग के मुंह से अब कर हराने की आवाज़ें निकल रही थी। शुयंग ने खुद को ना जाने कब से छुआ भी नहीं था, जिसकी वजह से वो जानता था कि अगर ये ओमेगा उसे इसी तरीके से छूता रहा तो जल्द ही वो खुद पे कंट्रोल खो देगा। और ऐसा ही होता है। वो ओमेगा धीमे धीमे करके नीचे की तरफ गया और शुयंग के कठोरता को चुंबन करने लगा। ये चीज़ शुयंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी। उसने कभी ये चीज़ें महसूस नहीं की थी। इसलिए वो ओमेगा अब धीमे धीमे करके 69 पोजीशन में होते हुए शुयंग के ऊपर बैठकर उसकी कठोरता को चुंबन कर रहा था, किस कर रहा था, प्लेजर दे रहा था। शुयंग से भी रहा नहीं गया। उसने भी ओमेगा के साथ उसी तरीके से उसे प्लेजर देना शुरू किया, क्योंकि अब लस्ट दोनों के सिर पर सवार हो गया था। उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे शॉशिनचिंग उसके साथ होगा। पता नहीं क्यों उसका दिमाग बार बार ओमेगा की क्रेविंग कर रहा था, क्योंकि ये इंसान जब जब उसे छू रहा था उसकी रट भी अब बढ़ने लगी थी। उसकी रट उस पर हावी हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को प्लेजर देने के बाद अब शुयंग ने इस ओमेगा को फ्लिप कर दिया और बिस्तर पे इस ओमेगा के ऊपर आकर लेट गया। इस ओमेगा को फ्लिप करके इसके होठों का वो ज़ोर से चुंबन करने लगा। ओमेगा के हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया और फिर उसने अपनी कठोरता को ओमेगा के बॉडी पर रगड़ते हुए कहा कि ओमेगा। तब उस ओमेगा ने अब शुयंग के अंधेरे कमरे में भी उसके होठों को चुंबन करते हुए कहा कि अल्फ़ा, यू आर माइन। और अब उन दोनों के बीच की गतिविधि शुरू हुई। निहो सिंह को पहले बड़ा दर्द हो रहा था, क्योंकि ये उसका पहली बार थी और उसने कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी नहीं की थी, खुद को छुआ भी नहीं था। और यहाँ पर उसकी छोटी सी कठोरता को अपने हाथ से शुयंग बार बार सहलाते हुए अपनी कठोरता को उसकी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा था, जिसकी वजह से ओमेगा और भी ज़्यादा विचलित हो रहा था। उसके हाथ पैर हिल रहे थे। वो कभी अल्फ़ा को पास खींचता और कभी दूर करने की कोशिश करता, तो उसके दोनों हाथों को फिर से ज़ोर से पकड़कर ज़ोरदार झटके के साथ शुयंग ने उसकी वर्जिनिटी को तोड़ दिया और फिर उसके साथ अपनी रात की गतिविधि को शुरू कर दिया। और फिर ओमेगा की दोनों टांगों को अपने कंधे पर रखने के बाद उसने ज़ोर ज़ोर से बिस्तर पर रोमांस करना शुरू कर दिया। उन दोनों के बीच वो एक्टिविटी होना शुरू हो गई थी। निहो सिंह बेचारा इतना घबरा रहा था। उसने चद्दरों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था, क्योंकि ये सामने वाला इंसान तो बीस्ट हो गया था। उसकी टांगें शुयंग के कंधों पर थी, जो बार बार आके उसकी चेस्ट से टकरा रही थी जब शुयंग इतनी तेज़ तरीके से रोमांस कर रहा था। और जो इतने सालों की प्यास थी ना, वो प्लेजर में बदल रही थी। जो पेन था ना, वो प्लेजर में बदल रहा था। वो आत्मिक सुख की जो वो उसे अनुभूति हो रही थी ना, वो बिल्कुल डिवाइन थी। और वो गहरी गहरी सांस लेता है। शुयंग भी अपनी गतिविधि को चालू रखता है, जिसकी वजह से उसका पूरा बेड भी कांपने लग गया था। शुयंग ने अपने थाइस का, अपने घुटनों का पूरा इस्तेमाल करते हुए ज़ोर ज़ोर से चीज़ों को करना शुरू किया। और फिर उसने ओमेगा के साथ नॉटिंग कर दी। उसने ओमेगा के बॉडी के अंदर ही खुद को रिलीज़ करते हुए नॉट कर दिया। उसने प्रिकॉशंस का कुछ नहीं सोचा और उसके तुरंत बाद ही वो ओमेगा की बॉडी पर गिर गया। और अब उसने ओमेगा को चुंबन करते हुए तुरंत ही फ्लिप करके अपने ऊपर बैठा दिया और ओमेगा की टांगें अब उसके कंधे से हटकर उसके ऊपर आकर वो आराम से बैठा हुआ था।
और इसी पोजीशन में सेकेंड राउंड को कर रहा था कि तभी उसने अपने हाथों से ओमेगा के चेस्ट पर फहराते हुए उसके दोनों स्तनों के निप्पल को पकड़ लिया, अपने हाथों में उन्हें प्रेस किया, दबाया, मसला और फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उन्हें सक करने लगा, जिसकी वजह से ओमेगा और एक्साइटेड होकर खुद से शोइंग के ऊपर जंप कर रहा था और अपनी गतिविधि को एंजॉय कर रहा था। फिर वो स्लो मोशन में रोटेशनल तरीके से अपने हिप्स को गोल गोल घुमाता है, जिसकी वजह से ओह माय गॉड शोइंग को ये वाला पोज बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर वो एंटी रोटेशनल तरीके से खुद को शोइंग के ऊपर हल्का हल्का घुमाता है, जिसके बाद शोइंग पागल ही हो गया। शोइंग ने उस ओमेगा को फिर से अपने नीचे फ्लिप कर दिया और फिर तगड़े तरीके से दोनों के बीच में रोमांस होना शुरू हो गया। और उसके बाद जब उनके बीच फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था, सेकेंड राउंड भी ख़त्म, इतने ज़्यादा एनिमलिस्टिक तरीके से हुआ ना कि ओ माय गॉड पूरी चद्दर मैसी हो चुकी थी। ओमेगा का स्लिक और हमारे प्यारे शोयंग के अंदर की वासना जागरूक हो गई थी। अब उन दोनों ने इस पोजीशन में ही थर्ड राउंड शुरू कर दिया था। दोनों रुकना ही नहीं चाहते थे और यहाँ पर उसने ओमेगा के हल्के हल्के बालों को अपने हाथों में पकड़ा और इस पोजीशन में जो वो इतने फियर्सली रोमांस कर रहा था, वाओ, ओमेगा को ऐसा लग रहा था कि सच में इतना ज़्यादा कोई कितना एक्टिव हो सकता है। अब तो उसकी टांगें भी कांपने लग गई थी, लेकिन ये प्लेजर बहुत ही अलग था। फिर तुरंत ही वो लोग थर्ड राउंड में अलग हुए। शुएंग ने ओमेगा को उठाया, पास के अपनी अपनी कमर पे उठा करना पास के ही दीवार पर ले गया। दीवार पर उसकी कमर को सटाकर ओमेगा की टांगें अभी भी अल्फ़ा के बॉडी के अराउंड थी, उसकी वेस्ट पर बंद कर रखी थी। उसने अल्फ़ा के कंधे में अपना हाथ डालकर उसे अपने पास खींचा हुआ था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ओमेगा की चेस्ट को लिक करते हुए शुएंग ने अपनी गतिविधि को और तेज़ी से करना शुरू कर दिया था। और जब वो तेज़ी से इस गतिविधि को कर रहा था, लगभग ना जाने कितने सारे पोजेस चेंज करते हुए उन्होंने इस गतिविधि को अंजाम दिया। और उसके बाद शुएंग ने नीहा सेंग के कंधे के पास आकर उसे नोट करते हुए थर्ड राउंड में अपने दांत निकालकर उसे मार्क कर दिया। उन दोनों के बीच की तड़प, उन दोनों के स्किन के आपस में बचने की आवाज़ें पूरे कमरे के अंदर गूंज रही थी। दोनों ही स्वेट से भरे हुए थे, लेकिन एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कमरे के हर एक जगह को अपने अपने उस फेरोमोन से भर दिया, जो कि लस्टफुल था, रोमांटिक था, एरोमेटिक था, एरोटिक था, सेडक्टिव था। उन सब चीज़ों से भर दिया। और फिर नीहा सेंग को मार्क करने के बाद उसकी ब्लड को लिक करते हुए शुएंग ने कहा, माइन माय ओमेगा। और फिर नीहा सेंग ने भी अपने दांतों को शुएंग के कंधे पर गड़ते हुए उसे मार्क किया और फिर उसकी ब्लड को लिक करते हुए कहा, माय अल्फ़ा। और फिर इसी पोजीशन में दोनों जाकर बिस्तर पर थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद लेट गए थे। शुएंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग महसूस कर रहा था। तभी एक कोने पर बिस्तर पर नीहा सेंग बैठ गया था। शुएंग भी उसके पास आकर बैठा तो नीहा सेंग ने तुरंत ही अपने आप को झुकाकर घुटनों के बल शुएंग के सामने बैठ गया। और फिर उसने शुएंग के पैरों को खोला और धीमे धीमे उसकी टांगों के बीच अपना सिर ले जाते हुए उसे प्लेजर देना शुरू किया। ये अल्टीमेट था। शुएंग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। नीहा सेंग लिटरली उसे इतना प्लेजर दे रहा था कि अल्फ़ा के मुंह से आहें निकल रही थी, बहुत ज़्यादा आहें निकल रही थी। और उसके बाद उसने इस पोजीशन के बाद सीधा ही ओमेगा को अपनी तरफ खड़ा किया, उसे दीवार की तरफ उसके चेहरे को किया, हल्का सा उसे मोड़ा, बेंड किया और एकदम एनिमल तरीके से, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से फोर्थ राउंड को शुरू कर दिया था। और उनके कमरे से भी रात भर रोमांटिक एक्टिविटी की आवाज़ें आ रही थी।
पर इस वक्त पहरेदार सारे के सारे उस कोर्टयार्ड में थे जहाँ पर विभूषण था, इसलिए इन दोनों को जज करने वाला कोई नहीं था। तो उन्होंने रात भर यहाँ पर लवांगची और विभूषण और उधर शुयंग और नी होए सिंह ने रात भर एक साथ अपनी रात को बिताया। बहुत पैशनेट, उनकी कमरे के हर एक जगह से उनकी खुशबू आ रही थी, उनकी वासना, उनकी काम वासना, उनका रोमांस, उनका वो एक दूसरे के लिए लस्ट, उनकी एरोटिक हरकतें, उनकी सेडक्शन, वो सब इस जगह पर साफ दिखाई दे सकता था। उनकी बेडशीट की जो हालत हुई थी, क्योंकि दोनों ओमेगा की वर्जन टूट गई थी, जिसकी वजह से कुछ ब्लड के स्पॉट्स भी वहाँ पर थे। और तो और अल्फ़ा और ओमेगाओं ने बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर दिया था। उनके फेरोमोन्स की गंध भी पूरे कमरे में थी। लवांगची तो सुबह वापस आ गया था, लेकिन हीट की वजह से और जो रट की वजह से शुयंग और नियो सिंह तो अपने कमरे से ही नहीं निकले थे। शुयंग ने बाहर डाल दिया था, उसकी रट का टाइम है तो किसी ने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया, लवांगची ने भी नहीं। लवांगची और विभूषण की नाइट भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बीती थी, इसलिए लवांगची सुबह के समय विभूषण के साथ नहा धोकर तैयार होकर वो दोनों के दोनों लेन चिचन को टी सर्व करने गए थे, क्योंकि लेन चिचन अब उनके परिवार के इकलौते बड़े बच गए थे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी सेरेमनी निभाने के बाद लवांगची तो अपने पैलेस चला गया था, जहाँ पर बहुत सारे अधिकारियों को वो ड्यूटी नियुक्त कर रहा था। और विभूषण ने वापस से अपने कमरे में आने के बाद ना पूरे दिन सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ लवांगची का इंतज़ार किया और ख़ुद को हील करने की प्रोसेस में था, क्योंकि लवांगची उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया था। उसके लव निशान सब जगह विजिबल थे। और वहाँ पर शुयंग तो 3 दिन के लिए ऑलरेडी बोल चुका था कि वो रट में आ चुका है और 3 दिन से पहले वो रूम से बाहर भी नहीं निकलेगा। यहाँ तक कि शुयंग और निहो सिंह ने अभी तक एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा था। वो एक दूसरे के साथ अंधेरे में ही रोमांस करते थे, अंधेरे में ही एक दूसरे को क्लीन कर देते थे और फिर से शुरू हो जाते थे। और विभूषण और लवांगची दोनों के दोनों अब एक दूसरे के साथ हर रात बिताने लगे थे। पर 3 दिन ख़त्म होने के बाद जब शुयंग की रट ख़त्म हो गई थी, निहो सिंह की हीट ख़त्म हो गई थी और जब वो लोग सुबह अपने अपने होश में वापस आए तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डरावना मंजर था, क्योंकि एक तो निहो सिंह इस जगह को नहीं जानता था, दूसरा वो सबसे पहले उठते ही उसने अपने आप को किसी गैर मर्द की बाहों में पाया, गैर अल्फा की बाहों में पाकर वो चिल्ला पड़ा। और उसको चिल्लाते हुए देखकर बेचारा शुयंग जो कि सो रहा था वो भी डर गया था। उन दोनों को याद था उन दोनों ने 3 रातें एक दूसरे के साथ बिताई हैं, लेकिन अब बारी ये थी कि दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने हुए थे और उन्हें खिड़की खोलनी थी। शुयंग के दरवाजे पे दस्तक हुई और तुरंत ही जितने भी गार्ड्स थे वो बोलते हैं, क्या हुआ है मास्टर? हमें चीखने की आवाज़ आई। शुयंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ। और उसने निहो सिंह को तुरंत ही चुप करके बिस्तर में लेटा दिया और उसने कहा कि कुछ नहीं, वो मैं छिपकली थी, उससे डर गया था। वो सारे के सारे कहते हैं, ओह छिपकली, हाँ आजकल ना गर्मियाँ हैं ना, इसलिए छिपकली बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। शुयंग ने कहा, आप लोग जल्दी वापस जाइए और मेरे गेट को मत खोलिएगा, रट की वजह से मैंने कपड़े नहीं पहने। तो वो लोग कहते हैं, कोई बात नहीं मास्टर, हम वैसे भी कमरे में बिना पूछे नहीं आएंगे, हम जानते हैं आपकी रट चल रही है। शुयंग ने अब पास की ही खिड़की को खोला और जैसे ही उसने खिड़की को खोला उन दोनों की आंखों पे इतनी तेज़ रोशनी आके लगी ना, उन दोनों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, दोनों ही शॉक्ड हो गए थे। निहो सिंह ने देखा कि वो बिना कपड़े जिस अल्फा के साथ उसके बिस्तर में है वो कोई और नहीं बल्कि शुयंग है। और शुयंग ने देखा कि उसने किसी और के साथ नहीं बल्कि उस बड़बोले, उस चिड़ोकले निहो सिंह के साथ अपनी रट बिताई है। वो भी डर गया और फिर दोनों की आंखें थोड़ा थोड़ा, उन्हें अपने कंधों पे दर्द हुआ तो उन्होंने जैसे कंधों पे हाथ रखा तो उन्हें याद आया उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया है। बेचारे शुयंग की तो सांसें ही भूल गई थी और निहो सिंह को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको बंदूक की नोक पर बोला है कि सांस लेके दिखा, हम तुझे यहीं मार देंगे। बिल्कुल ऐसा ही उसे महसूस हो रहा था। उसने शुयंग की तरफ देखा,
फिर उसने अपने ओमेगा मार्क की तरफ देखा, शुयिंग की नेक पे। यहाँ पर शुयिंग ने भी न्यू सिंह की नेक पे अपने अल्फ़ा मार्क को देखा। दोनों ही एक दूसरे से मुंह मोड़ के बैठे हुए थे। अपने लोअर पार्ट को दोनों ने ही ढका हुआ था और अपनी चेस्ट को भी। यहाँ पर दोनों ही उठकर बिस्तर पर बैठ गए। दूसरी तरफ मुंह था। न्यू सिंह ने कहा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। शुयिंग ने कहा कि मैंने भी तुम्हारे साथ अपनी रट बिताई है, मुझे माफ़ कर दो। न्यू सिंह ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, पर तुम किसी और को प्यार करते हो और मैं भी, तो हम साथ नहीं रह सकते। शुयिंग ने तुरंत ही न्यू सिंह की तरफ मुड़ते हुए कहा कि 3 रातों से तुम मेरे साथ वो सब कर रहे थे, क्या तुम इतनी आसानी से भूल जाओगे? न्यू सिंह तुरंत ही कहता है कि मुझे मेरे कपड़े दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। न्यू सिंह उठने की भी कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों ने इतनी घमासान तरीके से रोमांस किया हुआ था ना कि उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। तभी उसे कमर से पकड़कर शुयिंग ने उसे लेटने के लिए कहा और कहा कि तुम्हें ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम फ्रजाइल हो, तुम्हारी सेंट से ही पता चलता है, तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बोले तो न्यू सिंह कहता है कि तुम मुझे दगा की तरह डरा नहीं सकते। दोनों ही भाई एक जैसे हैं, एक बार हीट और रट आने की वजह से दोनों ने ही बिना शादी के अपनी अपनी वर्जिनिटी गंवा दी। ये सोच सोच कर नी मिंगजू को तो वो पहले से ही कोसता था। न्यू सिंह खुद को भी कोसने लगा कि मैं अपने भाई के जैसे कैसे बन सकता हूँ, मैं इतना डेस्परेट कैसे हो सकता हूँ। बेचारा अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा रहा था। शुयिंग ने कहा कि तुम्हें नहा लेना चाहिए, पिछले 3 दिनों से तुम नहाए भी नहीं हो, सिर्फ तुम्हें रोमांस की पड़ी हुई थी। यहाँ पर शुयिंग को गौर घूर कर देखते हुए न्यू सिंह ने कहा, अच्छा सिर्फ मुझे रोमांस की पड़ी हुई थी? कौन था जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहा था? ये बेड के मैं अकेले हिला रहा था तुम्हारी वजह से। तुम जो वसी सब कर रहे थे ना, उसकी वजह से ये बेड हिल रहा था। शुयिंग ने तुरंत ही उस पूरी चादर को ही न्यू सिंह के ऊपर से हटा दिया। न्यू सिंह एकदम से घबरा गया, लेकिन शुयिंग ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई है और तुम्हारा ख्याल भी अब मैं रखूँगा। यूँ बोलते ही वो उसे सीधा बाथटब की तरफ ले गया था। बाथटब में इतनी गर्मी में दोनों ठंडे पानी में जैसे ही गए, मतलब अंदर जो पानी था, क्योंकि उस वक्त के जो बाथटब थे वो मिट्टी के बना करते थे, तो वो ठंडा था उसमें पानी। जैसे ही वो गए उनके मुंह से तो चीखें निकल रही थी। बेचारे न्यू सिंह को तो पूरी लोअर बॉडी पूरी तरीके से दर्द कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ छिल दिया हो इस इंसान ने, इतना इतना दरिंदा है ये। उसे मन में यही ख्याल आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे ठंडी ठंडी सब चीज़ें, पानी ठंडा ठंडा उसे लगता है, वो मचल के बाथटब में से जाने को होता है कि शुयिंग उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस तरह से तुम अधिकारी सोंगलिन को पसंद करते थे, मैं शाओशिन चिंग को पसंद करता था। मैं जानता हूँ तुम्हारी क्या हालत है, मेरे लिए तुम्हें एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होगा, पर मैंने तुम्हारे साथ जो किया है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। क्योंकि वो दोनों जानते थे कि उन्होंने अनगिनत बार एक दूसरे को नोट किया है, और अगर इतनी बार नोट हो चुका है तो हो सकता है न्यू सिंह 2-3 बच्चों से तो प्रेग्नेंट हो ही जाएगा, और नहीं भी हुआ तो एक से तो ज़रूर हो जाएगा। न्यू सिंह भी डरते डरते कहता है कि तुम सच में मुझे अपनाओगे, लेकिन मेरे बहुत सारे टेंट्रम्स हैं। शुयिंग ने कहा कि तुमने ज़्यादा टेंट्रम किए तो हैंगुन चुन से कहकर मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए जेल में डलवा दूंगा। ये सुनते ही न्यू सिंह के कान एकदम खड़े हो गए और उसने कहा कि क्या क्या कहा तुमने, जेल में डलवाओगे तुम मुझे? और वो शुयिंग को मारने के लिए एकदम आगे बढ़ाना, तभी शुयिंग ने उसे अपनी तरफ ज़ोर से खींचा और फिर उसके होठों को अपने होठों से चुंबन करने लगा, और दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों फिर से एक्साइटेड हो गए और एक और राउंड उनका बाथटब में हो गया था, जिसके बाद अब तो न्यू सिंह से बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था, और न्यू सिंह का भाई उसे हर जगह ढूंढ रहा था।
3 दिन से वो घर नहीं लौटा था। शराबें पी पी के कहाँ गिरा हो किसी को नहीं पता। निहो सिंह से तो चला भी नहीं जा रहा था। निहो सिंह के सारे कपड़े कलेक्ट करने के बाद शुयंग ने उसे नहलाने के बाद उसको घर छोड़ने के लिए जा रहा था। उसने अपनी गोद में निहो सिंह को बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह उठाया हुआ था, और जब वो बार बार अपने कदमों को नी फैमिली के घर की तरफ बढ़ा रहा था ना, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। और जैसे ही वो देखता है कि यहाँ पर नी मिंगजू बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सेना को लेकर यहाँ एकत्रित हो ही गए थे, कि तभी निहो सिंह और शुयंग को साथ देखकर नी मिंगजू हक्के बक्के रह गए। नी मिंगजू ने कहा कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। शुयंग ने कहा कि वो 3 दिन से इसे हीट आ गई थी, तो ये मेरे कमरे में रुका हुआ था। नी मिंगजू का दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने तुरंत ही तलवार निकाली और कहा कि तुम भले ही एम्परर के खास हो गए, लेकिन तुमने मेरे छोटे भाई के साथ क्या किया है। तभी निहो सिंह तुरंत ही उसकी गोद से नीचे उतरता हुआ कहता है, तलवार उधर करो भैया, आपने भी तो अपनी रट बिना शादी के बिताई थी ना, तो मैंने भी अगर अपनी हीट बिता ली तो क्या हो गया। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को मार्क कर चुके हैं, शादी की तैयारी कर लो। ये बोलते ही टीढ़ा मीठा चलते हुए निहो सिंह आगे जाने लगा, लेकिन निहो सिंह गिर ही जाता कि तभी उसकी कमर को शुयंग ने पकड़ लिया और कहा कि मैं आपके भाई की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले मैं इसे रूम में छोड़ के आता हूँ, फिर आपसे बात कर लूँगा। नी मिंगजू तो हक्के बक्के रह गए थे। जैसा बड़ा भाई वैसा ही छोटा भाई। वो अपनी आंखें रोल कर रहे थे। यहाँ पर शुयंग जैसे ही निहो सिंह को उसके रूम में छोड़कर आया था, उसके बाद दोनों के बीच ऑकवर्ड सी साइलेंस थी। शुयंग ने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ, और उसने नी मिंगजू के सामने आकर झुक कर वो करते हुए कहा कि आप मुझे जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं उन अल्फ़ा में से नहीं हूँ जो किसी ओमेगा का फ़ायदा उठाए। मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। तभी नी मिंगजू अपनी तलवार को अपने कंधे के पीछे टांगते हुए बोले कि तुम जानते हो ना, वो अधिकारी सॉन्ग से प्यार करता था। सबको पता है उसकी शराब की लत, उसकी सब चीज़ें। यहाँ पर शुयंग ने कहा कि मैंने उसे मार्क कर दिया है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जानते हैं कि मार्क होने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर नी मिंगजू बिल्कुल पास आते हुए शुयंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि उसे संभाल कर रखना, मैंने उसे बहुत नाजों से पाला है, मैंने उसकी सारी ज़िद्दों को पूरी किया है, और मुझे पता है वो बहुत नखरे वाला है, कभी कभी ज़िद भी करता है, चीज़ें तोड़ फोड़ देता है, पर उसे कभी दुख मत देना। अगर तुम्हें लगे ना कि वो तुम पर बोझ बन रहा है ना, तो उसके भाई का ये घर हमेशा के लिए खुला है, उसे यहाँ छोड़ देना। पर उसे दुख दर्द में मैं नहीं देख सकता हूँ। मैं उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ, उसके लिए सब कुछ ला सकता हूँ, लेकिन सॉन्गलैंड के जाने के बाद जो दर्द में मेरा भाई रहा है, मैं उसमें नहीं देख सकता उसे कभी। कुछ भी करो, उसका दिल मत तोड़ना। शुयंग ने तुरंत ही अपना सिर झुकाकर कहा कि अधिकारी सॉन्ग की मृत्यु का मुझे बेहद अफसोस है। मैं भी किसी से प्यार किया करता था, वो भी निहो सिंह की तरह चुलबुला था, इसी की तरह डेयरिंग था, इसी की तरह वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता था। मैं भी जानता हूँ किसी को खोने का दर्द, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी भी किसी ओमेगा को अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करके दूर नहीं फेंकता हूँ या किसी का भी अनादर नहीं करता हूँ। तो मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ कि आपके भाई की छोटी छोटी हर ख्वाहिश का मैं ख्याल रखूँगा जब तक मुझसे होगा। और अगर वो अधिकारी सॉन्ग को मिस भी करेंगे तो मैं कभी उस चीज़ के लिए उन्हें ब्लेम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब कोई बिना कोई संदेश दिए आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है तो उस चीज़ को बचाना बहुत मुश्किल होता है। उस युद्ध में सबने किसी न किसी को खोया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़िंदगी के साथ हमें सारे हादसों को भुला कर या जैसे तैसे उन्हें याद रख कर भी आगे बढ़ना पड़ता है, और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर शुयंग के कंधे पे हाथ रखते हुए नी मिंगजू ने कहा कि ठीक है, इस बारे में तुम हेंगुनजुन से बात करोगे या मैं करूं? शुयंग थोड़ा सा घबरा गया। उसने कहा कि हेंगुनजुन से आप बात कर लीजिएगा, मुझे शर्म आती है। निहो सिंह बोले कि नी मिंगजू बोले कि निहो सिंह के साथ रट बिताई, इस बारे में हेंगुनजुन को नहीं पता चला? यहाँ पर सिर हिलाते हुए शुयंग ने कहा नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है।
प्लीज़ उन्हें ये सब मत बताइएगा। कितना शर्मिंदगी भरा होगा ना। मास्टर ने हमेशा कहा है ओमेगा को देखकर अपने लस्ट को कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखना चाहिए, और मैं कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ पर नीमेंजो बोले कि ठीक है, पर कितना अजीब होगा ना, पहले मैंने उन्हें जाकर अपनी सच्चाई बता दी थी कि मैं ओमेगा को देख के कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो सोचेंगे कि नी खानदान का कोई भी व्यक्ति शादी से पहले खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। ये कितना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है। तुम दोनों जाकर खुद ही हैंगुंजन से बात कर लो ना। यहाँ पर शुएंग कहता है आप जानते हैं आपका भाई कितना बड़बोला है, वो पूरी महफिल में बोल देगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है या हम दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है। प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप अकेले में जाके उनसे बात करें, क्योंकि नीहो सिंह तो कुछ भी बोलने से पहले सोचता नहीं है, और मैं नहीं चाहता लोग बाग मेरे ओमेगा को गलत नज़र से देखें या कुछ गलत सोचे उसके बारे में। बेचारे नीमेंग जो कहते हैं ठीक है, मैं गुंजन से बात करूँगा। और जैसे ही उन्होंने बात की थी उसके तुरंत ही एक हफ्ते के अंदर अंदर शुएंग की भी शादी कर दी गई थी न्यू सिंह के साथ। पहले उन दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि न्यू सिंह को सोंगलेन की बहुत सारी यादें सताती थी, और शुएंग जो था वो बिल्कुल ऑपोजिट था। वो हमेशा हेंगुंजन के आसपास रहता था। वो रूम में जब आया करता था तब भी उन दोनों के बीच में ना सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती थी, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ तभी हो सकती हैं जब दो लोगों के बीच में प्यार हो। लेकिन धीमे धीमे उन्हें प्यार होने लगा था। जैसे कि न्यू सिंह अपने अल्फ़ा के लिए खाना बना कर रखता था, न्यू सिंह अपने अल्फ़ा के लिए तैयार होकर बैठता था, और तो और कभी उसे ज़बरदस्ती कोई अजीब व गरीब कहानी सुनाया करता था, जो कि वो पूरे दिन ढूंढा करता था कि मैं कैसी अजीब सी, विचित्र सी और बहुत ज़्यादा इरोटिक सी कहानी सुनाऊं जिसकी वजह से शुएंग उसकी तरफ आकर्षित हो। हालांकि न्यू सिंह के लिए सोंगलेन को भुलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब वो अपने फ्यूचर को भी लात नहीं मार सकता था अपने पास्ट की वजह से। इसलिए वो अपने फ्यूचर को बचाने की हर दिन कोशिश करता था, और इसी तरीके से अपने फ्यूचर को बचाने के लिए हर दिन वो दोनों मिलकर कोशिश कर रहे थे अपने अपने पास्ट को भूलने के लिए, अपने पास्ट सेल्फ को माफ़ करने के लिए, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लवांगजी और वेवुशन दोनों की नोटी हरकतें तो रुक ही नहीं रही थी। वो दोनों एक दूसरे को हर दिन नोट किया करते थे, मतलब वेवुशन को लवांगजी नोट किया करता था, जिसकी वजह से अचानक से दोनों ओमेगा यानी कि वेवुशन और न्यू सिंह को अचानक से एक साथ उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। कमाल की बात है ना, जंगछा और नीमेंगजो का जो ओमेगा था जिन गुआंग्याओ, उसे भी उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। उसी तरीके से इस बार भी 2 प्रेगनेंसी इकट्ठे चल रही थी, लेकिन दोनों का ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। शुएंग पूरा ख्याल रखता था नी होए सिंह का, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अब किसी और को खोना नहीं चाहता था। उसी तरह से लवांगची भी कोई गलती नहीं करना चाहता था। जब उसे लगता था ना कि वेवुशन के पास उसे होना चाहिए, तो वो हमेशा प्रस्तुत रहता था, और जियांग शिंगशिन भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। वेवुशन ने जल्द ही ट्विंस 2 अल्फ़ा लड़कों को जन्म दिया था, जिसमें से बड़े बेटे का नाम उसने रखा था लैन शिजुई, और दूसरे बेटे का नाम रखा था लैन जिंगी। न्यू सिंह ने तो प्यारी सी ओमेगा बेटियों को जन्म दिया था, जिसका नाम उसने रखा था शू मीमी, और दूसरे का नाम रखा था शू ताओ ताओ। दोनों ही बेटियां बहुत प्यारी थी। हालांकि कुछ समय बाद न्यू सिंह ने जिन गुआंग्याओ के साथ अपने संबंध ठीक कर लिए थे। वो समझ गया था कि जो भी हुआ उसमें याओ की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे भूल जाना चाहिए। मिंग्याओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश था। जब भी शुएंग उनके घर आया करता था वो उसे बहुत कुछ परोसने लगे थे। शुएंग न्यू सिंह और अपने बच्चों के जन्म के लगभग, जब उसके बच्चे बड़े हो गए थे ना, 5-6 साल के हो गए थे, तब वो एक बार विज़िट करने के लिए अपने गांव भी गया था। अपने ओल्ड गांव को बसाना चाहता था, और वो यहाँ पर परमिशन लेकर आया हुआ था। उसे गुसू के लवांगची एम्परर की परमिशन थी कि वो अपने गांव को दोबारा से बसा सकता है। उसे सारी शू फैमिली के मेंबर्स को अपने साथ ले जाकर दोबारा से अपने गांव को बसाना शुरू कर दिया था, जहाँ का मुखिया वही था। और तो और उसके साथ साथ न्यू सिंह ने भी बच्चों को पढ़ाना, जितने भी उसका भाई गिफ्ट लेकर आता था ना, वो सारे गिफ्ट को बेच कर, उनसे पैसा कमा कर न्यू सिंह ने सब चीज़ों को
उस गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। शोइंग अब पैलेस का कोई मेंबर नहीं था, बल्कि अपनी पूरी फैमिली के साथ उस गांव में रहता था, जो गांव एक टाइम पे लैनलिंग के जिन गुआंगशान ने तबाह कर दिया था। उसने लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किए। लैन शिचेन भी, जब विभूषण के दोनों बच्चे सक्सेसफुली बड़े हो गए थे, 1 साल के हो गए थे, उनकी नेमिंग सेरेमनी हो चुकी थी, तो अपने जगह से गूसू से प्रस्थान कर लिया था। उसने गूसू को छोड़कर जाने की चीज़ें ढूंढ ली थी, पर वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके गया था, जैसे बहुत सारे सैनिक लेके गया था, बहुत सारे अटेंडेंट लेके गया था, क्योंकि वो गांव गांव घूम कर जहाँ पर जो जो चीज़ की कमी रह गई है, गूसू जो कमी नहीं पूरी कर पा रहा है, या जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को लिख कर लवांगची तक खत पहुँचाया करता था कि कहाँ किस चीज़ की कमी है, कहाँ अनाज जो है पानी ना होने की वजह से कम उत्पन्न हो रहा है, कहाँ ज़्यादा बाढ़ आ रही है जिसकी वजह से फसलें ख़राब हो रही हैं, कहाँ पर रोड बनवाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, कहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है कि लोगों के पास पीने के लिए नहीं है, कहाँ के कुओं का पानी सूखता जा रहा है। ये हर चीज़ों की जो है वो लवांगची को अच्छी बड़ी बड़ी सूचियाँ, जैसे वो 1 महीने के लिए बाहर निकला है तो हर 1 महीने लवांगची को खत लिख लिख के बताता रहता था। ऐसे ही एक दिन उसके घूमने की बारी आई, तो वह घूमते घूमते, अब लवांगची को एम्परर बने हुए लगभग 10 साल का समय बीत चुका था, और यहाँ पर शिचन भी घूमते घूमते युनमक आया। युनमक जैसी जगह का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक खिलावट सी आ गई थी। उसे ऐसा लगा कि उसका ओमेगा यहीं पे तो पला बड़ा था, यहीं पे तो उसने अपनी ज़िंदगी जी थी, तो उसे एक बार अपने ओमेगा के घर को, उसके सेक्ट को देखना चाहिए। वो बिना कुछ सोचे समझे ही अपने लोगों के साथ साथ युनमक घूमने लगा। युनमक बहुत खूबसूरत था। वहाँ पर बहुत सारे कमल के पौंड थे, लोग भग फिशिंग किया करते थे, और तो और छोटे बच्चे वहाँ पे तैरा तैरा भी करते थे, और तो और कुछ लोग फ़िश पकड़कर वहाँ पर ग्रिल करते हुए फ़िश खाया करते थे। बहुत सारी लेडीज़ शाम के समय पानी के किनारे आकर बैठा करती थी, कुछ ऊन से कुछ कुछ बनाया करती थी ठंडे इलाके में बेचने के लिए। कुछ लोग वहाँ पर बैठकर अपने हाथों से नूडल्स बनाया करते थे, कुछ लोग वहाँ बैठकर सेवैयाँ बटा करते थे, तो कुछ लोग बैठकर वहाँ पर बस आकाश का वो नज़ारा देखा करते थे, खूबसूरत सा आकाश। और उसमें वो जो सूरज ढलता है बिल्कुल अजीब सा नारंगी सा लगता है। उस इतने खूबसूरत टाइम को देखने वहाँ आया करते थे। औरतें हंसा करती थी, अपने साथ साथ बहुत सारा खाना लेकर आया करती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी। बच्चे आसपास की हल्की फुल्की रेतीली जगहों पर छोटे छोटे घर बनाया करते थे, और ये सब देखकर पता नहीं क्यों लैन शिचेन को ऐसा लगता है जैसे जंगछा भी यहीं है, जंगछा भी ऐसे कर रहा होता। वो यहाँ जंगछा के साथ आता तो शायद उनका बच्चा भी इस रेत में खेल रहा होता। वो बस ये सब करते करते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ते हैं तो एक 12 साल का लड़का उनके सामने एक पेड़ से कुछ फलों को तोड़ने के लिए तीर चला रहा था, और उसने इतना सटीक निशाना लगाया कि वो एक बार में ही सारी जो डाली थी ना, उसमें से वो सारे फल तोड़ कर ले आया था। और फल भी बड़े स्वादिष्ट लग रहे थे। ये फल उनके गूसू में नहीं मिलते, इसलिए लैन शिचेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसे देखने के लिए, इसे खाने के लिए। ओहो, उन्हें बड़ा मन कर रहा था इस एप्पल को चखने के लिए। वो लड़का नीचे बैठता है और तुरंत ही उस आइस एप्पल को खोलकर खाना शुरू करता है। वो बहुत स्वाद था, बिल्कुल ऐसा था जैसे नारियल का स्वाद होता है, जेली बेस्ड था, और जिसे देख कर लैन शिचेन के मुंह में पानी आ रहा था। वो उस बच्चे के सामने आकर बैठते हैं और कहते हैं कि क्या आप मुझे ये चखने के लिए दे सकते हैं, मैंने पहले कभी नहीं खाया। वो बच्चा तुरंत ही उन सभी को अपने पास छुपाने की कोशिश करता है, अपने पीछे छुपाने की, और कहता है मैं क्यों दूँ, आपको अगर खाना है तो आप तोड़ लो ना। लैन शिचेन कहता है अगर मैं तोड़ूंगा तो बहुत सारी चीज़ें टूट जाएंगी ना, मुझे बस थोड़ा सा चखना है। वो बच्चा कहता है मैं नहीं दूंगा। तभी पीछे से एक लेडी आती है। वो कहती है जियांगलेंग, क्या हुआ। यहाँ पर जैसे ही वो लेडी सामने आई तो लैन शिचेन एकदम से उस लेडी को देखकर उनके सामने एक चेहरा नज़र आया जंगछा का, क्योंकि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि जंगछा की ही बहन जियांग यानली थी। लैन शिचेन ने तुरंत ही जियांग यानली को देखकर, उसे समझ नहीं आया क्या प्रतिक्रिया दूँ,
और लेन शिचन को देखकर तुरंत ही जियांग यानली ने झुककर कहा, आप यहाँ कैसे? लेन शिचन ने कहा कि वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार जंगछा के परिवार को आप लोग कैसे रहते हो ये सब देख लूँ। यहाँ पर जियांग यानली कहती है, तो चलिए ना लोटस पेयर्स चलिए, मैं आपको सब जगह दिखाती हूँ। यहाँ पर लेन शिचन मना करने लगे और बोले कि नहीं नहीं, मैं बस साधारण से किसी सराय में रुक जाऊँगा, इतनी कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी जियांग यानली ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब एक टाइम पे हमारे एम्परर थे और जंगछा की आपसे शादी हुई थी, तो हमारा पूरा फर्ज बनता है आपको अच्छे तरीके से पूरे युनमक को दिखाने का। जियांग यानली बहुत मीठे स्वर में बोल रही थी। लेन शिचन को जंगछा की याद आ गई। उसके डायलॉग भी जो होते थे, जिस तरह से वो बोलता था, वो बिल्कुल जियांग यानली की भाषा बोलता था, क्योंकि ये युनमक से थे। तो उन्हें हल्की हल्की झलकियाँ जंगछा की नज़र आती हैं। तभी उन्होंने पूछा, ये कौन है? तभी जियांग यानली ने कहा, ये मेरा पुत्र है। याद है जब मैं अपने भाई से अपने परिवार को बचाने के लिए आपसे गुहार लगाने आई थी, तो मेरा छोटा सा बच्चा था, ये वही है। तभी लेन शिचन की मुट्ठियाँ भिज गई थी। ये जिन परिवार का वारिस है? उन्होंने तुरंत ही बोला। तभी जियांग यानली ने कहा, जी नहीं, ये मेरा खून है, ये मेरा बच्चा है। तभी उस बच्चे ने देखते ही कहा, जिन परिवार? आप मुझे उनसे कैसे जोड़ सकते हैं? वो तो गूसू के, महारानी के कातिल हैं, आप मुझे उनसे मत जोड़िए। जिन परिवार तो वो था जिसने हमारी पूर्व महारानी के पूरे खानदान को मार दिया था। सिर्फ पूर्व राजा और जो अभी के राजा हैं वही बचे थे। ये सुनते ही लेन शिचन थोड़ा सा भावुक हो गया कि ये बच्चा भी खुद को जिन नहीं कहलाना चाहता। ये बच्चा भी अपने परिवार, अपने दाद को, अपने पापा को, सबको कातिल मानता है। वो थोड़े से भावुक हो गए। जियांग यानली ने कहा, टेंशन मत लीजिए, इसमें इसकी माँ और नानाओं के गुण आएंगे, उन धोखेबाजों के नहीं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने बच्चे को लोगों की तरह कातिल नहीं बनाऊंगी। मेरा बच्चा मेरे भाई जंगछा की तरह बनेगा, बहादुर। मौत सामने भी खड़ी हो तो डट कर सामना करो, पीठ दिखाकर भागा नहीं था मेरा भाई। ये सुनते ही लेन शिचन का मुंह नीचे हो गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक टाइम पे ये औरत उनके सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी और आज ये वक्त है कि ये एक मेहमान बनकर युनमक आए हुए हैं। लेकिन जियांग यानली ने कुछ भी ऐसा रोब नहीं दिखाया कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मेरी उपाधि तुमसे अच्छी है या कुछ भी। वो चुपचाप सारी जगह युनमक की दिखाने लगी, बताने लगी कि जंगछा यहाँ पर ये करता था, जंगछा शैतानी करता था, जंगछा यहाँ पे उड़ता था। वो पेड़ में दिखाने लगी जहाँ पर वेवभूषण और जंगछा अक्सर छुप जाया करते थे, अक्सर पेड़ पर आकर फल तोड़कर खाया करते थे और कितने लोगों को परेशान किया करते थे। वो बगीचे दिखाने लगी जहाँ पर जंगछा जानबूझकर वेवभूषण और जंगछा घुस जाया करते थे, फल चुराया करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो फल खरीद के नहीं खा सकते, बस उन्हें मज़ा आता था उन अंकल से। वो जो अंकल गुस्सा किया करते थे, नकली की लाठी दिखाकर उनके पीछे भागा करते थे, इन सब एक्टिविटी में उन्हें मज़ा आता था। और ये सब सुनकर ना लेन शिचन हंस रहे थे, फिर भावुक हो रहे थे, कभी रो पड़ते थे और उनके आंसुओं को जियांग यानली पूछ रही थी। उन्हें उन दोनों को ही बहुत अफसोस था कि उन्होंने, एक ने अपने प्यार में एक गलत पार्टनर को चुना और एक अपने प्यार को टाइम नहीं दे पाया। इसलिए ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ पर लगभग 1 महीने का समय बिताया था युनमक में लेन शिचन ने। और युनमक जगह उसे इतनी पसंद आने लगी ना, उसे ऐसा लग रहा था कि शुक्र है संधि हो गई थी, वरना वो इतनी खूबसूरत जगह को तबाह कर देता लवांग जी के कहने पर आकर। और वो पूरा टाइम यहाँ घूमता था। जब भी यहाँ पर युनमक को कोई थ्रेट करने आए ना, तो कोई थ्रेट करने आता तो उससे पहले ही लेन शिचन उन लोगों के लिए खड़ा हो जाता था, उन लोगों के लिए बगावती बन जाता था। उसी जगह से प्यार होने लगा था। पहले लेन शिचन को देखकर मैडम यू को गुस्सा आता था और जियांग फैमिया को भी, क्योंकि जंगछा की मृत्यु लेन पैलेस में हुई थी। लेकिन धीमे धीमे सबका दिल सबने आपस में ही जीत लिया था, सबने अपने मनमुटाव को दूर कर लिया था। यहाँ तक कि जियांग लिंग से भी लेन शिचन को प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वो बहुत ही होनहार बच्चा था, जो कि अक्सर ही जंगछा की तरह उसकी छवि लगती थी। और लेन शिचन को ऐसा लगता था कि अगर मेरा बच्चा जिंदा होता ना, तो वो बिल्कुल इस जैसा होता।
ये बच्चा भले ही उसके बेटे से कुछ महीने एक साल या कुछ महीने बड़ा होता, लेकिन उसका बच्चा भी होता ना तो इतनी ही उम्र का होता। मैडम यू हर दिन देखती थी कि जियांग यानली ने अपने पति की मृत्यु के बाद वो सॉफ्ट सा नेचर अपने अंदर नहीं रखा, बल्कि उनकी बेटी बहुत बहादुर हो गई है, लेकिन उसी साथ उनकी बेटी बहुत कठोर हो गई है। वो प्यार जैसी चीज़ों में मानती ही नहीं। और मैडम यू जानती थी कि धीरे धीरे वो भी बूढ़ी हो रही हैं, जियांग फैमिया भी बूढ़े हो रहे हैं। उनकी बेटी उनकी तरह बहुत सख्त नेचर की बन जाएगी, जिस तरह से उन्होंने खुद को बना लिया था, और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी सख्त बने। इसलिए एक साइड वो लैन शिजन को देखते थे, जो कि इधर उधर भटकते रहते थे, घूमते रहते थे, काम करते थे, और जंगचा के जाने के बाद उनकी लाइफ में कोई ऐसी नौकरानी नहीं आई थी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया था जिसके साथ वो अपने इंटीमेट हों, सेक्सुअल प्लेजर के लिए उसे कभी यूज़ करें, या मतलब किसी भी गतिविधि के लिए यूज़ करें। तो एक दिन उन्होंने खाना खाते हुए जियांग यानली की शादी का प्रपोजल लैन शिजन के सामने रख दिया। जियांग यानली और लैन शिजन एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे थे, और दोनों ही ये ऑफ़र सुनते ही एकदम ऑकवर्ड हो गए। दोनों ने ही तुरंत ही मना कर दिया और मैडम यू को कह दिया कि वो ऐसा थॉट अपने मन में भी ना लाए। पर मैडम यू को पता था कि ये दोनों ज़्यादा देर तक इस ऑफ़र को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धीमे धीमे वो दोनों एक दूसरे के साथ युनमक के सारी चीज़ों का समय बिताने लगे थे। वो युनमक की चीज़ों को लेकर डिस्कस करने लगे थे, युनमक से लेकर गूसू के ट्रेड को जारी रखना शुरू कर चुके थे, जिसके चक्कर में दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। शायद उनके अकेलेपन का वो एहसास था, जो कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे के ज़रिए, दोस्ती के ज़रिए पूरा कर रहे थे। और एक दिन लैन शिजन जियांग यानली के पास आए। जियांग यानली पता नहीं क्यों आज उसका मन बहुत उदास था। वो एकदम से नदी के किनारे बैठी हुई, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे ऐसे देखकर लैन शिजन उसके पास आकर बोले, क्या हुआ? जियांग यानली ने अपने आंसू को पूछते हुए कहा कि कुछ भी नहीं, क्या होना है मुझे? वो आंखों में कुछ चला गया था। तभी लैन शिजन ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं किया था, मुझे पता है कि बिट्रेल कितनी चुभती है, क्या हुआ? तब जियांग यानली ने कहा कि आज मेरे पति की डेथ एनिवर्सरी है। सच बताओ ना, मुझे उसके मरने का अफसोस नहीं, पर मुझे अफसोस था कि उसने मुझे प्यार में इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था, पर मुझे कभी भी इंसाफ नहीं मिला। मैंने उसे मार तो दिया, मैंने अपने बच्चे को सिखा तो दिया कि जिन फैमिली घटिया थी, पर आज भी मुझे बहुत दुख लगता है। कम से कम वो 2 मुखौटा ना रखता अपने सामने, तो आज मेरा भाई जिंदा होता। लैन शिजन ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें वो चीज़ें भूल जानी चाहिए। जियांग यानली ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुरानी चीज़ों को भूलने के लिए नई यादें बनाना ज़रूरी होता है। लैन शिजन समझ गए कि जियांग यानली ने जो बोला है वो सत्य है। तब तक हम पुरानी यादों को नहीं भुला सकते जब तक हम नई यादों को नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब नई नई यादों का स्पेस बढ़ता जाएगा तो पुरानी यादें वैसे ही फेड होती जाएंगी। उन्होंने जियांग यानली का हाथ पकड़ते हुए कहा कि तो फिर कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हें नई यादें बनानी चाहिए, शादी करनी चाहिए, एक और मौका खुद को देना चाहिए। तभी जियांग यानली ने कहा, क्या आप खुद को मौका दे पाए हैं? क्या आपको अर्चेंग की मृत्यु के बाद खुद को आप मौका दे पाए, कभी माफ़ कर पाए? नहीं ना। और आप अगर इतने आसानी से बोल रहे हैं कि मौका दो, तो मैं कहती हूँ ना, दे दो मौका, कर लीजिए मुझसे शादी, कर पाएंगे आप? लैन शिजन पहले तो थोड़े भावुक हुए और बोले, हाँ कर पाऊँगा। जियांग यानली ने कहा, अच्छा मेरे बेटे जियांग लिन को अपना पाएंगे आप? जियांग लिन की तरफ देखते हुए, जो कि लैन शिजन को बहुत पसंद आने लगा था, वो हमेशा पढ़ाई की बातें करता, उनकी पास आके बैठता, उनसे कैलीग्राफी सीखता, क्योंकि लेंस की जो लिखने की क्षमता थी, जो लिखने का तरीका था, वो बहुत खूबसूरत था। तो ये सब करते करते ना लैन शिजन को उस बच्चे से लगाव होने लगा था। उनके मन में हमेशा यही चलता था कि उनका बेटा होता, वो भी ऐसे कर रहा होता, वो भी आता, बाबा सिखाओगे ना। और कभी कभी गलती से वो ना लैन शिजन को बाबा कंसीडर कर देता था।
क्योंकि वो दूसरे बच्चों को देखता था ना कि वो अपने पिता जब उन्हें सिखाते थे तो वो उन्हें बाबा बोलते थे, तो उन्हें उसे ऐसा लगता था कि शायद मास्टर को भी बाबा बोल सकते, तो वो बाबा बोल देता था। इसलिए लैन शिचन का मन और भी ज़्यादा पिघल जाता था। तो वो एकदम से जियांग यानली को कहते हैं कि हाँ, मैं उसे पिता का प्यार देने के लिए तैयार हूँ। जियांग यानली यहाँ पर लैन शिचन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या आप पागल हो गए हैं? नहीं 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 नहीं। यहाँ पर लैन शिचन जियांग यानली के हाथ को पकड़कर कहते हैं कि क्यों डर रही हो तुम? जब तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलती किसी और ने की, धोखा किसी और ने दिया, ब्लंडर किसी और ने किया, तो हम सारी उम्र खुद को सज़ा क्यों दें? जियांग यानली ने कहा कि आप भी तो खुद को सज़ा दे रहे हैं, आप कौन सा बाहर निकल के जो मुझे लेक्चर दे रहे हैं? तो लैन शिचन ने कहा कि फिर साथ बाहर निकलते हैं। जियांग यानली ने कहा कि मैं मार्क्ड हूँ, मुझे किसी ने मार्क किया था। लैन शिचन ने कहा कि मुझे भी किसी ने मार्क किया था, और उस बात को 13 साल बीत चुके हैं। जियांग यानली चुप हो गई थी, क्योंकि हाँ, उन चीज़ों को बहुत साल बीत चुके हैं, इसलिए वो चुप थी। और अब उन दोनों के मार्क्स भी फेड हो चुके थे। अब लैन शिचन ने कहा कि मैं जानता हूँ लैन परिवार का एक रिचुअल है कि हम केवल एक बार शादी करते हैं। मैं शादी करके तुम्हें मार्क नहीं करूँगा, पर अगर एक ज़िंदगी निकालने के लिए हमें कोई रूल तोड़ना भी पड़ा तो मुझे उसे तोड़ने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर जंगछा आज यहाँ होता तो मैं इस तरह से उदास देखता, मुझे इस तरह से उदास देखता, तो उसका दिल भी टूट जाता। जियांगलिन को उसके बाबा का प्यार मिलना चाहिए। क्या तुम्हें डर है कि मैं उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ तो मैं बच्चे को नुकसान पहुँचाऊँगा? जियांग यानली ने कहा नहीं, मुझे इस चीज़ का डर नहीं है, बल्कि शायद उसके बायोलॉजिकल फादर और दादा उसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाते अगर हम कूसू से यहाँ नहीं आए होते। तो उन्होंने जो हरकतें की उसके बाद तो हमें सजाए मौत मिल जाती। तो यहाँ पर लैन शिचन ने कहा फिर क्यों डर रही हो तुम? जियांग यानली ने लैन शिचन की तरफ देखते हुए कहा कि क्या आप मुझे दिल से अपना पाएंगे? लैन शिचन ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। और फिर 1 महीने बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। बहुत सारी चिक चिक, बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारा समझाने के बाद जियांग यानली और लैन शिचन फाइनली एक दूसरे से शादी के लिए मान गए थे। और शादी के 1 हफ्ते बाद उन्होंने अपनी शादी को कंज्यूमेट भी किया था, क्योंकि 1 हफ्ते की उनके बीच में ऑकवर्डनेस थी। पर हाँ, उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क नहीं किया था, क्योंकि वो अपने अपने पुराने एहसासों को फ़िलहाल भुलाना नहीं चाहते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी प्रिकॉशन के इंटीमेट हो रहे थे, जिसकी वजह से जियांग यानली फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। और जियांग यानली को ये बताते हुए अपने पेरेंट्स के सामने शर्म आ रही थी। लेकिन एक इंसान बहुत खुश था अपने सिबलिंग्स के आने का, वो था जियांगलिन। जियांगलिन को भी बाद में लैनलिंग करके लैन शिचन ने अपना नाम दे दिया था। वो जियांगलिन को लैनलिंग करके अपना नाम दे रहा था, लेकिन तभी मैडम यू ने मना कर दिया कि वो अपने उत्तराधिकारी को जियांग नाम ही देंगी, इसलिए उसका नाम लैनलिंग पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि जियांग फैमिली को आगे वही संभालने वाला एक अल्फा था, इसलिए शायद। और उस बात की रिस्पेक्ट करते हुए लैन शिचन ने भी फोर्स नहीं किया। उनको कुछ समय बाद एक क्यूट सी प्यारी सी बेटी हुई जो बहुत प्यारी थी, और जियांगलिन उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करने लगा, उसके साथ खेलने लगा। लैन शिचन भी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। और ये न्यूज़ तो बाद में घुसू भी आ गई थी कि लैन शिचन ने जियांग यानली से शादी कर ली है, उनके बच्चे भी हो गए हैं। और यहाँ पर वेवोशन ने ऑलरेडी लवांगची के साथ 2 बच्चों को जन्म दिया था, लैन शिजुई, लैन जिंगी। फिर बाद में उसने एक और बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम था लैन युआन। लैन युआन बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा था, लेकिन वो ओमेगा था, जिसे मोस्टली टाइम उसके दोनों भाई बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे। वेवोशन एम्प्रेस तो बन गया था, लेकिन धीरे धीरे करके ना अपने बच्चों की वजह से उसका पारा हाई हो जाता था। उसके बच्चे शैतानी करते थे, उसके पास बहुत सारी कंप्लेन आती थी, और वो अपना टाइम भूल गया था कि वो और जंगछा मिलके कितनी शैतानियाँ करते हैं। उसे ये रहता था कि मेरे बच्चों की कोई शैतानी की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, और जब भी बच्चे शैतानी करते थे ना, वो उन्हें हमेशा हाथ ऊपर करके खड़े होने की सज़ा दे दिया करता था। सारे पैलेस वाले ही करते हुए आगे से निकल जाते थे कि राजकुमार को फिर से सज़ा मिली है।
विभूषण को दुख भी लगता था अपने बच्चों को सजा देते हुए, पर उसे लगता था ये बच्चे ना इतने शरारती कैसे हो सकते हैं, ये बातें क्यों नहीं मानते। जबकि अपने टाइम में वो और जंगछा भी दुनिया की नाक में दम करने वाले ओमेगास हुआ करते थे। और ऐसे ही इन लोगों की लाइफ चलती रहती है। नी मिंगजू और हमारे जिन ग्वांग याओ को भी एक अल्फा पुत्र हो चुका था। ओमेगा बेटी के बाद उनका एक अल्फा पुत्र था। लेकिन नी होसेंग ने दोबारा दो बेटियों को जन्म देने के बाद एक भी बच्चा करने का नहीं सोचा। उसने सीधा शुयांग को कह दिया था, अगर तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया तो याद रखना इस बार मैं तुम्हारे पेट में बच्चे डाल दूंगा। और शुयांग हंसता था, लेकिन उसने प्रेग्नेंट नहीं किया। न्यू हेजेंग की बॉडी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ओमेगा वाली नहीं थी, उसकी बॉडी फ्रेजाइल ओमेगा वाली थी जो सह नहीं सकती थी। और इसी तरह से सबका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। यहाँ पर लैन शुजुई को आगे चलकर क्राउन प्रिंस भी बना दिया गया था, जिसकी वजह से उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। लेकिन लैन शुजुई कभी भी अपने भाइयों पे रोब नहीं झाड़ता था, उनकी बहुत अच्छी परवरिश की थी वे वुशन ने। हालांकि वे वुशन थोड़ा सा ग्रम्पी हो गया था। लवांग जी अब जब भी उसे रूम में चलने के लिए या रोमांस करने के लिए कहता था, वो हमेशा कहता था, नहीं अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बिल्कुल नहीं, पास भी मत आना। लवांग जी हमेशा कहता था, क्या है कहीं इतने बड़े नहीं हुए हैं, तुम्हें पता है ना इंसान तो बुढ़ापे में भी अगर चाहे तो जवान रह सकता है। लेकिन वे वुशन नखरे करने लगा था, तो लवांग जी जानबूझकर उसे गोद में उठाकर रूम में ले जाया करता था। वे वुशन पहले तो बहुत नखरे करता था, लेकिन जब रोमांस का अंतिम समय आता था तो अपने पति से कहता था, मुझे एक राउंड और करना है, और उसका पति कहता था, नहीं मैं थक गया। फिर वो कहता था, इनसे होता ही नहीं है, इनकी बस की ही नहीं है। तो लवांगची कहता था, अच्छा अभी बताऊँ तुम्हें कितनी बस की है या कितनी नहीं। और दोनों के दोनों फिर से अपना रोमांस करना शुरू कर देते थे। यहाँ पर ये प्यारा सा, क्यूट सा और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सा एफएफ ख़त्म होता है। आगे क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये एफएफ ख़त्म हो गया पूरे 1.5 साल बाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अब आपके साथ लिस्ट है, मैं आप लोगों के साथ वन शॉट शेयर करा करूँगी, और आई होप आप उन्हें भी अपना खूब सारा प्यार देंगे। और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे किसी एफएफ के साथ। बाय बाय।